हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानीय राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दक्षिण कौशल के राजवंश। इसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक हो गए दक्षिण कौशल के राजवंश, एक हो गए बस्तर के राजवंश। यानी कि ऐसे राजा जिन्होंने छत्तीसगढ़ पर राज किया है उसको हम यहाँ पर इस साइड पे पढ़ेंगे। और उसके बाद जो बस्तर का इतिहास है, यानी कि ऐसे राजा जिन्होंने पर्टिकुलरली जो बस्तर का क्षेत्र है वहाँ पर राज किया है, उनको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें आप अगर देखेंगे तो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं और कुछ हैं वो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। यानी लगभग जो 11वीं शताब्दी के बाद के हैं वो मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। तो ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, छिंदक नागवंश, काकतीय राजवंश और उसके बाद फड़ी नागवंश, कवर्धा के फड़ी नागवंश और ये दोनों बस्तर के, ये तीन जो है ये मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो उसको हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बाकी का टॉपिक आपको दिख रहा है तो वो हम आज और कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए राजर्षि तुल्य राजवंश। ये सब छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश था जो कि आरंग क्षेत्र के आसपास थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सरबपुरी राजवंश। इन दोनों के बीच पर्वत द्वारक वंश भी आता है जो कि छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद सैल वंश, ये भी काफी छोटा सा टॉपिक है। तीन राजवंश हो गए। उसके बाद जो ये सोम वंश है और लास्टली यहाँ पर पांडु वंश। जो ये सोम वंश है इसकी कई शाखाएं हैं, उसको आप देख लीजिए। सबसे पहले हो गए मैकाल के सोमवंश जो कि कवर्धा के पास जो मैकाल पर्वत है वहां पर रहते थे, उनको सोमवंश कहते थे। इनकी राजधानी अमरकंटक थी। उसके बाद दक्षिण कौशल के सोमवंश, इनकी जो राजधानी थी वो मेनली सिरपुर थी, इसीलिए इन्हें सिरपुर के पांडु वंश भी कहा जाता है। उसके बाद कलिंग यानी कि उड़ीसा के सोमवंश। उसके बाद जिनका शासन कांकेर में था, कांकेर के सोमवंश के नाम से उन्हें जाना जाता है। उसके बाद जो बस्तर का इतिहास है उसमें है नलवंशीय शासक। नल वंश वाले ही थे जिन्होंने बस्तर पे पहली बार स्थायी तौर पे राज किया है, ठीक है। उसके बाद छिंदक नागवंश और उसके बाद लास्टली यहाँ पे काकतीय राजवंश। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे पहले किसने शासन किया है तो नल वंश वालों ने किया है। और बस्तर में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया है तो काकतीय वंश ने। ये काफी लंबा है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पर किस वंश वालों ने शासन किया है। सबसे पहले देखिए आरंग, राजर्षि तुल्य से ही हम शुरू करते हैं। तो ये जो राजर्षि तुल्य वाले हैं इनका जो ताम्रपत्र है भीमसेन द्वितीय का, वो आरंग से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग आरंग के आसपास ही राज करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्वत द्वारक। तो वो जो तेल नदी वाला क्षेत्र है यानी कि यहाँ पर देवभोग, तो वो यहाँ पे राज करते थे, ठीक है। पर्वत द्वारक दो हो गए। उसके बाद आता है नेक्स्ट शरभपुरी वंश। शरभपुरी वंश जो है वो मेनली अगर आप देखेंगे तो शरभपुर का एग्जैक्ट लोकेशन अलग अलग जो इतिहासकार है उनका अलग अलग मानना है कि कोई कहता है संबलपुर है, कोई कहता है मल्हार है, तो इसीलिए इसका और किसी का कहना है कि सारंगढ़। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो शरभपुरी वंश जो है उसकी तीन राजधानी हुई थी। तो ये हो गया। उसके अलावा सिरपुर हो गया, ठीक है। तो ये शरभपुरी वंश का हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो हम शैल वंश जो थे इन्होंने दुर्ग के आसपास राज किया था, तो शैल वंश। बाढ़ वंशी शासक जो थे इनकी राजधानी पाली थी जो कि कोरबा के अंतर्गत है, ठीक है। ये बाढ़ वंश हो गया। उसके बाद अगर हम पांडु वंश की बात करेंगे तो पांडु वंश 4 ब्रांचेस है, इसकी 4 शाखा में ये डिवाइडेड है। पहला हो गया यहाँ पे मैकाल के सोमवंश। उसके बाद उड़ीसा के हैं तो वो कलिंग के पास हो गए, ठीक है, ये उड़ीसा के सोमवंश। उसके बाद जो सिरपुर के पांडु वंश तो वो ये महासमुंद में हो गए, ठीक है। उसके बाद लास्टली यहाँ पे हम देखेंगे कांकेर के पांडु वंश, तो ये कांकेर में हो गए, ठीक है। और अब हम बस्तर की बात करेंगे तो बस्तर के 3 राजवंश है। एक हो गया नल वंश, काकतीय वंश। काकतीय वंश वालों का यहाँ पे बाहर यहाँ बस्तर में ही था। उसके अलावा फिर नल वंश का यहाँ पर पुष्करी। उसके बाद जो इसी आसपास यहाँ पर छिंदक नागवंश वालों का था। और उसके बाद एक और बच रहा है कवर्धा के फणी नागवंश, तो उन्होंने कहाँ पे राज किया था, यहाँ पे राज किया था, ठीक है। तो ये जो राजवंश आप देख रहे हैं ये मैप में इस एरिया पर इन्होंने अपना शासन किया था। अब एक एक करके हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो डिटेल्स है आपको पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में याद रखना है, तो वो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो टर्मिनोलॉजी होगी वो मैं आप लोग को साथ साथ में बताते चलूंगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम राजर्षि तुल्य के बारे में पढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ पे शासन करने वाला प्रथम राजवंश है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो जानकारी है यानी इसका जो सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है आरंग, यानी कि रायपुर के अंतर्गत आरंग आप लोगों ने सुना होगा, मंदिरों की नगरी इसे कहते हैं। आरंग ताम्रपत्र से इस राजवंश के बारे में पता चला है। इस ताम्रपत्र के अंतर्गत कुछ और नहीं लिखा है, सिर्फ इसके पहले जो राजा जिन्होंने राज किया था उनके नाम दिए हुए हैं। और उनके नाम क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुरा, ठीक है, सुरा के बाद दैत प्रथम, उसके बाद विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद दैत द्वितीय, उसके बाद लास्टली यहाँ पे भीमसेन द्वितीय, जिनके ताम्रपत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी को पता नहीं होगा ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है, तो एक जैसे मान लीजिए कॉपर प्लेट, इसको इंग्लिश में कॉपर प्लेट कहते हैं, लंबा सा यहाँ पे जैसे अभिलेख होता है ना पत्थरों का, इंस्क्रिप्शन, उसी तरीके से ताम्रपत्र होगा। उसमें राजा महाराजा कुछ इंफॉर्मेशन चाहे अपने बारे में चाहे अपने युद्धों के बारे में वो लिखवा करके लगा देते थे ताकि लोग यहाँ पर उसे पढ़ सकें, ठीक है। तो वही एक एविडेंस है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में अलग अलग राजाओं ने अपने ताम्रपत्र बनवाए हैं। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें कई टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर इसे हम सुरा डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, सुरा वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों सुरा वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रथम राजा का नाम सुरा था या सुर था, ठीक है। इन राजाओं का जो सीक्वेंस है उसको आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले आपको भीमसेन द्वितीय तो याद रहेगा ही, जस्ट बिकॉज इसी का एविडेंस से हमें पूरी जानकारी मिली है। और सुरा भी आपको याद रहेगा क्योंकि इसे सुरा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। अब किसी का भी नाम द्वितीय तभी पड़ेगा जब कोई प्रथम होगा, तो आप याद रख लीजिएगा कि हाँ एक छोड़ करके यहाँ पे भीमसेन प्रथम। अब ये जो दैत द्वितीय, ठीक है, दैत द्वितीय, द्वितीय द्वितीय ऐसे करके आपको याद रखना है। द्वितीय है तो इसका नाम सेकंड नंबर पे रख लीजिए, दैत प्रथम, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक नाम में याद रखना है, विभीषण। तो इस तरीके से राजाओं का सीक्वेंस आप याद रखिएगा। इनका जो रूल पीरियड था वो 4वीं से 6वीं शताब्दी आसपास था और इनकी राजधानी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर ये ताम्रपत्र आरंग से प्राप्त हुआ है तो इसीलिए कहा जाता है कि इसके आसपास इनकी राजधानी रही होगी। उसके बाद इसे आप देखेंगे तो राजर्षि तुल्य जो था ये शरभपुरी एवं शैल वंश के कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था। आगे चल के जो शरभपुरी राजा थे उन्होंने राजर्षि तुल्य को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद इन्होंने राजयोगी उपाधि धारण की थी, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, राजयोगी राजर्षि तुल्य, दोनों में राज है, ऐसे करके आपको उसको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने अपने जो सिक्के होते हैं, मुद्राएं होती हैं, उसमें सिंह अंकित था, सिंह यानी कि शेर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जंगल का राजा शेर होता है वैसे राजर्षि तुल्य, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर राजाओं के बारे में हम लोगों ने देख लिया। इन्होंने गुप्तों की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि इसके पहले हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा है, ये इन्होंने गुप्ता जो राजा थे उनकी सुपरमेसी स्वीकार कर ली थी। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ जो खारवेल वंश है जो कि उड़ीसा का काफी फेमस राजवंश है, वहां से जो है ये हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इनके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। वहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है राजर्षि कुल विंसृत, इससे माना जाता है कि इनका संबंध खारवेल वंश से रहा होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आरंग का ताम्रपत्र है ये किसको संबोधित किया गया है, यहाँ पे स्वर्ण नदी को संबोधित किया गया, क्योंकि स्वर्ण नदी से रिलेटेड शुरुआत में ही कुछ संस्कृत में श्लोक जैसा लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, तो ये किसको संबोधित किया गया है, स्वर्ण नदी को संबोधित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्वत द्वारक वंश में इनका नाम कैसे पर्वत द्वारक पड़ा है। इनका नाम पर्वत द्वारक इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो राजा हुआ करते थे इन्होंने पर्वत दान करने की प्रथा चलाई थी, ठीक है, काफी यूनिक प्रथा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 5वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने रूल किया है। इनका जो क्षेत्र था वो मेनली देवभोग क्षेत्र, जहाँ से तेल नदी निकलती है गरियाबंद के अंतर्गत, वो उनका मेनली ये एरिया था, ठीक है। इसमें आप याद रख सकते हैं इसके सोर्स क्या है, तो 13 सिंघा ताम्रपत्र जो कि राजा तुष्टिकर का था वो इनका मेन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्तंभेश्वरी देवी की पूजा कौन करता था, तो ये पर्वत द्वारक पंथ
यूज करते थे। तो उसको आप ऐसे याद रखिए, स्तंभ क्या होता है, स्ट्रेट होता है, पर्वत क्या होता है, पर्वत स्ट्रेट नहीं होता, लेकिन ऐसे कुछ ऊंचा सा, स्तंभ भी ऊंचा सा, तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सुमन राज थे, ये फर्स्ट राजा हुए, उसके बाद राजा तुष्टिकर, उसके बाद नंदराज देवा, ठीक है। ये तीन ही राजाओं का नाम याद रखना है, उसमें से ये दोनों राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुमन राज थे, इन्होंने देवभोग क्षेत्र दान किया था। क्यों दान किया था? क्योंकि इनकी जो माता है वो क्या था, उनको फीवर वगैरह हो गया था, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसके कारण इन्होंने देवभोग क्षेत्र जो है वो दान कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा पर्वत द्वारा के बाद। आगे चल के शरभपुरी राजाओं ने इनको हरा करके अपने अधीन कर लिया था। इस तरीके से इस राजवंश का अंत होता है। अब हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि शरभपुरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप एकदम अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिए, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी जो शुरुआत है वो शरभ राज के द्वारा की गई थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि भानुगुप्त का जो एरड़ अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी में पाया गया था, कहाँ से, ये सागर मध्य प्रदेश से पाया गया था, उसमें शरभ राज को मेंशन किया गया है, ठीक है। इनका जो राजवंश था वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच था। इनकी जो राजधानी है वो 3 राजधानी लगभग हुई है। सबसे पहले शरभ राज जो राजा थे उन्होंने शरभपुर को राजधानी बनाई थी, और मैंने बताया आप लोगों को कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, वो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना है, कि जैसे किसी का कहना है सारंगगढ़ के पास है, किसी का संबलपुर के पास है, कोई कहता है कि मल्हार के पास है, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। फिर भी आप इसको लेकर के चलिए कि ये जो शरभपुर का जो एरिया है वो लगभग सारंगगढ़, बिलेगढ़ वहाँ के आसपास है, ठीक है। उसके बाद जो प्रसन्न मात्र थे, इन्होंने मल्हार शहर बसाया एवं इसको राजधानी परिवर्तित की। नेक्स्ट यहाँ पे प्रवर राज आए जिन्होंने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई है। इनको अमार्य कुल या अमृष कुल के नाम से भी जाना जाता है। इस ही राजवंश में आगे चलकर व्यागराज नाम के एक राजा आते हैं जिनका कि मल्हार ताम्रपत्र मिला हुआ है, और उसमें ये लिखा गया है कि इस कुल को अमार्य कुल या अमृष कुल के नाम से भी लिखा गया है उसमें, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अमार्य कुल किसे कौन से कुल को कहते हैं या फिर कौन से राजवंश को कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम ये शरभपुरी वंश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका जो राज चिन्ह है वो गजलक्ष्मी है, ठीक है, और ये वैष्णव धर्म को फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कभी भी आपको शरभपुरी राजाओं के बारे में लिखना है, उस वंश के बारे में मेंशन करना है, तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए आपके दिमाग में। उसके बाद इन्होंने उपाधि क्या धारण की थी, परम भागवत। वैसे भी ये लोग वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, इनका ये परम भागवत। उसके बाद ये एरड़ अभिलेख भानुगुप्त का, जिसमें कि शरभ राज को का जिक्र किया गया है। ये पहले जो थे ये वकाटक के सामंत हुआ करते थे, और जैसे ही उनमें आपसी फूट पड़ी उसका फायदा उठा करके इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वकाटक किंग में कौन, प्रवर राज प्रथम, उसके ये सामंत हुआ करते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुरुत ताम्रपत्र। कुरुत ताम्रपत्र अगर आप देखेंगे तो ये नरेंद्र का है, नरेंद्र सेन का, उसमें उससे भी इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इन्होंने कोई भी कैलेंडर संवंत यूज नहीं किया है, इसीलिए इनके टाइम पीरियड के बारे में कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इन राजाओं का सिक्वेंस की किस तरीके से किसके बाद किसने शासन किया है। शरभ राज जो कि इस राजवंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र आए नरेंद्र सेन। नेक्स्ट इसके बाद आए प्रसन्न मात्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आए जयराज, और जयराज के 3 पुत्र थे, सुदेव राज, प्रवर राज, ठीक है, व्यागराज, और लास्टली यहाँ पे प्रवर राज द्वितीय, जो कि यहाँ के लास्ट राजा थे। इनके बाद ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंड हो जाता है ये इनका जो शरभपुरी राजाओं का राजवंश है, यहीं पे अंत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शरभ राज के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए शरभपुर इनकी राजधानी थी, इन्होंने यहीं से शुरुआत की है। सबसे पहले ये सामंत हुआ करते थे वकाटक राजाओं के, उसके बाद इन्होंने उनको जैसे ही उनके बीच थोड़ा अनबन हुई और लास्ट में इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके एक नया राजवंश बनाया, ठीक है। ये इन्होंने
क्या किया, जो प्राकृत भाषा थी, जो अपनी मुद्राओं में प्राकृत भाषा को चेंज करके यहाँ पे संस्कृत भाषा यूज की, तो ये भी इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एरण अभिलेख जो भानुगुप्त का है, उसमें इनको जो भानुगुप्त के एक सामंत हुआ करते थे गोपराज, उनके नाना कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है, जो हम कह रहे थे कि इनके बारे में जिक्र किया गया है, तो यही जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे नरेंद्र के बारे में देखेंगे। नरेंद्र भी एक महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे शरभपुरी वंश का। इनके 3 अभिलेख प्राप्त हुए जिनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। ये जो पीपरदुला ताम्रपत्र है सारंगगढ़ का, इसमें लिखा हुआ है कि ये शरभराज के पुत्र हैं। ठीक है, इसमें ये मेंशन किया गया है कि ये शरभराज के पुत्र हैं। और इन्होंने 24वें वर्ष देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो नरेंद्र सेन थे, इन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया। ठीक है, हर कोई लगभग 10 साल 12 साल इतने तक ही था, इन्होंने 24वें वर्ष में जारी किया है, यानी कि इनका टाइम पीरियड थोड़ा लंबा रहा होगा। और ये कुरुद कहाँ पड़ता है, धमतरी से ये ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। उसके बाद ये जो रावण यानी मल्हार के आसपास का ये जो ताम्रपत्र है, इसमें इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई है। परम भागवत इसमें लिखा हुआ है इनको, और ये थोड़ा अधूरा है, इसमें टाइम वाइम कुछ लिखा नहीं है, तो ये एकदम आधा अधूरा है। ठीक है, उसके बाद इनके बारे में 2 पॉइंट्स और अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें इन्होंने अपने ताम्रपत्र में विजय स्कंदवाद कुरुद ऐसा करके लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे ये कहीं युद्ध लड़ने जाते होंगे, उसके बाद उस क्षेत्र को जीतने के बाद वहां पर ये ताम्रपत्र को जारी करते होंगे। इसीलिए ऐसा ये माना जाता है कि ये लिखने के पीछे ये वजह रही होगी कि कहीं पर युद्ध लड़े और जीत गए, तो फिर वो ताम्रपत्र उन्होंने जारी किया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खड़गधारा जितभु है, ऐसा करके भी इन्होंने अपने ताम्रपत्रों में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि अपना हर कोई अपनी तारीफ करना चाहता है, तो इसमें इनका कहना है कि तलवार की धार पर विश्व जीत लेने वाला, तो ये चीज है इसका मतलब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रसन्न मात्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए, तो ये प्रसन्न मात्र उसका आंसर एक बार किसी एग्जाम में आया था, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इन्होंने सबसे पहला चीज तो है कि इन्होंने मल्हार शहर, जिसका कि प्रसन्नपुर नाम है पुराना नाम, इन्होंने ही ये शहर को बसाया है। ठीक है, किस नदी के किनारे, निडिला नदी, इसका भी नया नाम क्या है, लीलागर नदी। ठीक है, नीलागर किसकी सहायक नदी है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इनका जो राजवंश है, कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा से लेकर पूरा चांदा तक इनका राजवंश फैला हुआ था, और इसके 116 सिक्के मिले हैं वहाँ इस पूरे एरिया से। तो ये पता चलता है कि इनका जो एरिया था वो काफी बड़ा रहा होगा, तब तो इतने सारे सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद इन्होंने सोने और रजत यानी सिल्वर दोनों के कॉइन्स चलाए हैं, और उसमें शीर्ष पेटिका लिपि, ये एक लिपि है जिसका इन्होंने अपने सिक्कों में यूज किया है। और इनके सिक्कों में गरुड़, शंख, चक्र, इस तरीके के सोने के सिक्के चलाते थे कि जैसे अगर मान लीजिए सिक्के है तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो बनी रहती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जयराज, इसका जो दूसरा नाम था मनमात्र एवं दुर्गराज। कई लोगों का कहना है कि जो जयराज और मनमात्र दुर्गराज, ठीक है, मनमात्र और दुर्गराज को एक साथ आपको बोलना है, ये दोनों भाई हुआ करते थे। और कई इतिहासकारों का कहना है कि दोनों अलग अलग मतलब एक ही व्यक्ति हैं। किसी का कहना है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, मनमात्र दुर्गराज एवं जयराज। किसी का कहना है कि दोनों अलग अलग है। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, कभी भी ऐसा जो डाउटफुल चीजें होती है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि हाँ, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को आपको याद रखना है कि किसी का कहना है कि दोनों अलग अलग है, और किसी का कहना है कि दोनों मतलब कि एक ही पर्सन का नाम है। इन्होंने राजर्षि तुल्यक वंश को अपने वंश में मिलाया था। उसके अलावा इनकी जो मुद्राएं थी उसमें गजलक्ष्मी यानी कि इनका जो राज चिन्ह है वो अंकित है। और इनका जो ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंग से और मल्हार से। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने दुर्ग नामक एक शहर बसाया है, और ये ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। ठीक है, तो ये सब आपको जयराज के बारे में याद रखना है। सुदेव राज के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंद्रबल जिन्होंने पांडुवंश, सिरपुर के पांडुवंश की स्थापना की, वो इनके ही सामंत थे। ठीक है, बहुत ही बड़े पोस्ट में उनको रख दिया था इन्होंने। चलिए, इनके 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र है वो सुदेव राज के ही प्राप्त हुए हैं। अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि शरभपुरी राजाओं में सबसे ज्यादा जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो 8 ताम्रपत्र मेनली रायपुर, शरभपुर और सिरपुर से। शरभपुर की राजधानी, ठीक है, शुरू से आप देख रहे हैं। ठीक है, बीच में राजधानी कहाँ चेंज हुई है, अभी आप देखेंगे तो मल्हार,
ठीक है। शरभपुर जो है यहाँ से 6 और यहाँ से 2 सिक्कों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। तो अगर ताम्रपत्र पूछा जाए सबसे ज्यादा किसके प्राप्त हुए तो सुदेवराज के। हिस्ट्री जो है आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ जो मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करी हूँ वो लगभग सारे बुक्स का कंपाइलेशन है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत होता है। ये जो शरभपुरी राजा होते थे, इनकी एक क्वालिटी है कि इनके जो भी ताम्रपत्र है उसमें तिथि लिखा रहेगा, शासक लिखा रहेगा, बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन कहीं भी कोई चित्र नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इनके बारे में एक स्पेशलिटी, तो कहीं पे भी कोई चित्र अंकित नहीं मिलेगा या इनमें कोई चित्र नहीं बना रहता है। इन्होंने भी मल्हार को ही राजधानी रखी, जैसे इनके ऊपर पूर्वज रखे आ रहे थे। सिरपुर को इन्होंने उप राजधानी बनाई। आगे चल के जब प्रवर राज आते हैं तो वो सिरपुर को राजधानी चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस समय पे जो भीमसेन द्वितीय है राजर्षि तुल्य के, उन्होंने आक्रमण किया था और उसमें जो प्रवर राज है, ठीक है, अभी आप आगे चल करके देखेंगे प्रवर राज के बारे में। शरभपुरी राजा, ठीक है, इनको राजा बनाया गया था। इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, तो इसलिए इन्होंने उसको क्या किया, सिरपुर का गवर्नर ही नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये बहुत ही बोलना चाहिए शूरवीर राजा हुआ करते थे शरभपुरी वंश के, ठीक है। उसके बाद जो लोक प्रकाशा शरभपुरी राजकुमारी है, अब इनका जो रिलेशन है वो क्लियर नहीं है कि ये सुदेवराज की बेटी थी या सूर्यदेवराज की बहन थी। बस आपको याद रखना लोक प्रकाशा जो है वो एक शरभपुरी प्रिंसेस है जिनका विवाह इंद्रबल से हुआ था। इंद्रबल जो कि इनके सामंत थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने पांडुवंश की शुरुआत की है। इनको अब ऑब्वियस सी बात है कि अपनी राजकुमारी से इनका विवाह कराया है, तो छोटा मोटा पोस्ट तो लेंगे नहीं, बड़ा सा पोस्ट इनको दिया था सर्वाधिकारी अधिकर्ता, ठीक है। अब आगे चल करके अब इनका आया कि अब इनको बंटवारा करना है, तो अभी किसको देंगे? तो ये अपने भाइयों को बांटेंगे। तो सबसे पहले प्रवर राज जो इनका छोटा भाई था उसको इन्होंने महानदी का दक्षिण वाला भाग दे दिया, और जो उत्तर पूर्वी भाग था वो व्यागराज को दे दिया। हमने देखा था ना कि 3 पुत्र थे दुर्गराज के, तो इन्होंने इस तरीके से बांट दिया, ठीक है। और जो मुख्य शाखा थी, शरभपुर की जो मुख्य शाखा थी, वो भरत बल सूरबल। भरत बल कौन है? ये इंद्रबल ही भरत बल है, ठीक है। दोनों ही वो कहते बहुत ताकतवर थे, इसीलिए उनका नाम ऐसे रख दिया गया था। तो ये सोमवंशी शासक है जिनको कि ये दे दिया था, ठीक है। शरभपुर की जो मुख्य शाखा है, ऐसा बंटवारा में इन्होंने किया। अब उसके बाद जो प्रवर राज और व्यागराज के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। इन्होंने सिरपुर स्थानांतरित किया, ठीक है। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले कहाँ था? मल्हार थी राजधानी, इन्होंने सिरपुर किया। उसके बाद ये जो सूरबल थे, इससे तो ऑलरेडी इन लोग परेशान थे, क्योंकि जो है ये सामंत था, और इन लोगों को क्यों दिया? क्योंकि ये लोग तो इस वंश के थे नहीं, ये लोग सामंत थे, तो इनको नहीं देना चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया, जो जाकर के सूरबल को हराया और वहां पे जो व्यागराज है उनको तैनात कर दिया, ठीक है। व्यागराज को इन्होंने तैनात कर दिया। व्यागराज का रोल था उसका जस्ट एक समझ लेना चाहिए सामंत की तरह, अपने अंडर ये उसको रखता था। प्रवर राज जो प्रथम है ना, वो उसको अपने अंडर रखता था। ये ज्यादा एकदम मतलब बोलना चाहिए ना कि राजाओं वाला इसका रोल नहीं था, ठीक है। एक सामंत मात्र था, और इसी के मल्हार ताम्रपत्र में इसको अमरज कुल या हमारे कुल के नाम से कहा गया है, ठीक है। उसके बाद प्रवर राज द्वितीय है, जो कि अंतिम राजा हुआ करते थे इस राजवंश के। और जो इंद्रबल है, ठीक है, इंद्रबल भरत बल सेम पर्सन है। और ये जो इंद्रबल है, इन्होंने ही इसे मार करके पांडु वंश की शुरुआत की, जिसको कि हम सिरपुर के पांडु वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिरपुर के पांडु वंश के नाम से जानते हैं। उसकी शुरुआत किसने की है? इंद्रबल ने की है। तो ये सारे पॉइंट्स जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सफिशिएंट है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छे वे में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शैल वंश। शैल वंश जो है ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इन लोग मेनली दुर्ग क्षेत्र में रूल करते थे, और लास्ट में कोई अच्छा शक्तिशाली, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण इस वंश का अंत हो गया था, ठीक है। बालाघाट में एक राघोली नाम का गांव है, वहां से ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है, जिससे कि पता चलता है। और ये जो दुर्ग क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का पार्ट है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में इन्होंने रूल किया था। और इसके जो कुछ राजा हैं उसके बारे में देख लेते हैं। संस्थापक कौन है? श्रीवर्धन, उसके बाद श्री पृथ्वीवर्धन, श्री जयवर्धन, इस तरीके से कुछ राजाओं के नाम इसमें देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट जयवर्धन का नाम हो जाता है क्योंकि इन्हीं के जो ताम्रपत्र है उससे हमें इस वंश की जानकारी मिल रही है। और इसमें ये लिखा गया है कि इन्होंने विंध्य क्षेत्र को जीता है,
ठीक है, जितना मैंने बताया आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस राजवंश के बारे में। सो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नल वंश के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।